नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे कि मैंने अपने प्रोमो वीडियो में टॉपिक का नाम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स बताया था, इसलिए पहले मैं आपको एडवांटेजेस इस वीडियो में समझाऊंगा और डिसएडवांटेजेस का एक अलग लेक्चर वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो का अंत तक पूरा जरूर देखना। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। पहला, वाई डेरिवेटिव मार्केट्स एक्सिस्ट। बहुत लोगों को पता है डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है, पर बहुत लोगों को यही नहीं पता कि डेरिवेटिव्स की मार्केट अपॉर्चुनिटीज कब पता चली। डेरिवेटिव्स मार्केट के इतिहास को समझना मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंस पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ब्रीफ में डेरिवेटिव मार्केट शुरू कब और कैसे हुआ वही समझाऊंगा। एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स: रिस्क एलोकेशन, ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, ऑपरेशनल एडवांटेजेस, मार्केट एफिशिएंसी। इन सारे पॉइंट्स का मतलब और एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डेरिवेटिव मार्केट एक्सिस्ट। 19वीं सेंचुरी में मिडवेस्टर्न अमेरिका तेजी से कृषि का उत्पादन का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बन रहा था यूएस में। उसी समय शिकागो विकसित हो रहा था ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स सेक्टर में। शिकागो में अनाज के बाजार थे जो मिडवेस्टर्न किसानों को उनके गेहूं, मकई, सोयाबीन बेचने के लिए लाए जाते थे शिकागो में। पर एक प्रॉब्लम थी, मार्केट के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आ जाते थे सितंबर या नवंबर के बीच में। इसके कारण प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी ज़्यादा हो रही थी और शिकागो मार्केट की स्टोरेज सुविधा कम होती, इसलिए प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट आने लगी और किसान उन प्रोडक्ट्स को वापस नहीं ले जाते थे, बल्कि वो शिकागो नगदी में ही फेंक देते थे। साल के बाकी महीनों में इन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाती थी। अभी यह समस्या सारे किसानों के साथ थी। चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकला। कुछ बिजनेसमैन ने देखा कि फार्मर्स अपनी अनाज को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना 1948 में किया और टू अराइव कॉन्ट्रैक्ट्स को कानूनी कॉन्ट्रैक्ट लागू किया। टू अराइव कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जो किसानों के अनाज का मूल्य तय करने में मदद करती थी और ये कॉन्ट्रैक्ट्स आगे आने वाले समय में निभाया जाता था। आज के तारीख में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एफएक्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस प्लान से सीजनल मार्केट फ्लक्चुएशंस यानी कि मौसमी बाजार की अस्थिरता कम हो गई थी। काउंटर पार्टीज को गारंटी देने के लिए क्लियरिंग हाउस 80 साल बाद मार्केट्स में आए और तब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ईटीएफ, स्वैप्स, ऑप्शंस, ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बाद में आए। मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट का इंट्रोडक्शन हिस्ट्री समझाया है। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट्स की ग्लोबल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उस टॉपिक पे एक वीडियो बना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क एलोकेशन। रिस्क एलोकेशन रिस्क की पहचान करना और ये निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि उन्हें कैसे और किस हद तक साझा किया जाना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक फार्मर है जो 50 किलो गेहूं का उत्पादन करता है और आटा उत्पादन करने वाली कंपनी को सालाना बेचता है। बदले में आटा उत्पादन करने वाली कंपनी अपने लोकल मार्केट में 50 किलो गेहूं बेचता है। अभी फार्मर और कंपनी के बीच ये दिक्कत होती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से गेहूं की कीमत हर साल बदलते रहती है। इससे कभी फार्मर का नुकसान हो सकता है या कंपनी का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए फार्मर और कंपनी ये सोचकर एक प्राइस फिक्स करती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि मार्केट के उतार चढ़ाव रिस्क को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टी अपना रिस्क एक दूसरे को दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क ट्रांसफर।
ट्रांसफर ऑफ रिस्क एक व्यापार समझौता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी का नुकसान कम करने की जिम्मेदारी लेती है। जो नुकसान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्रेडिट डेरिवेटिव्स का एक एग्जांपल लिया है। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इस कंसेप्ट बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स लेक्चर 2 कॉन्टिजेंट क्लेम डेफिनेशन में स्किप किया था। तो चलिए आज इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है जहां पे ऑफ एक या उससे अधिक कमर्शियल कंपनीज के क्रेडिट वर्दीनेस पर निर्भर करता है। इस डेफिनेशन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्रेडिट डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है जहां पे ऑफ एक या उससे अधिक कमर्शियल कंपनीज के क्रेडिट वर्दीनेस पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे क्रेडिट डेरिवेटिव्स का एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज है। एक पार्टी कंपनी है जो लॉस में है और अपना बिजनेस चलाने के लिए $1 लाख की ज़रूरत है। दूसरी पार्टी एक कमर्शियल बैंक है जो कंपनीज को पैसा देती है। कंपनी यहाँ बोरोवर है क्योंकि वो पैसे बैंक से उधार लेती है और बैंक यहाँ लेंडर है क्योंकि कंपनी को पैसे उधार दिया है और कुछ समय बाद उसे पैसे मिल जाएगी। इन दोनों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होता है। यहाँ बैंक $1 लाख देती है और बदले में कंपनी से बॉन्ड लेती है। कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है और बदले में बैंक को यील्ड पेमेंट्स देती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड एक प्रकार का डेब्ट सिक्योरिटी है जो कैपिटल रेज करने के लिए इशू किया जाता है। यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड के दो प्रकार होते हैं, यील्ड ऑन स्टॉक्स एंड यील्ड ऑन बॉन्ड्स। मैं यहाँ यील्ड ऑन बॉन्ड्स की बात करूँगा। यील्ड ऑन बॉन्ड्स के भी अलग प्रकार होते हैं। उसमें से एक है नॉमिनल यील्ड। नॉमिनल यील्ड एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड के फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है और जब तक बॉन्ड खत्म नहीं होती तब तक ये रेट्स फिक्स होते हैं। नॉमिनल यील्ड को कूपन यील्ड भी कहा जाता है। नॉमिनल यील्ड फॉर्मूला के इस्तेमाल से बॉन्ड का यील्ड रेट निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू है $1 लाख, मैच्योरिटी 4 साल, तो कूपन रेट कितना हुआ? तो एनुअल इंटरेस्ट अर्न $4,000 डिवाइडेड बाय $1 लाख, तो उसका परसेंटेज आया 4%, जो कि यील्ड रेट है। चलिए आगे क्या होता है वो देखते हैं। अभी यहाँ बैंक को डर है, यदि कंपनी ने 4 साल बाद पैसे नहीं दिए तो बैंक या नुकसान हो सकता है। इसलिए बैंक एक थर्ड पार्टी के पास जाती है जो है इंश्योरेंस कंपनी। बैंक इस इंश्योरेंस कंपनी को सारी बात बताता है। उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार होती है और कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से होती है कि यदि बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे $1 लाख बैंक को देगा और बदले में बैंक से प्रीमियम लेगा सालाना 3%। एक सवाल आपके मन में आया होगा, पर यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा? यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को $1 लाख के बदले 3% प्रीमियम बैंक से लेती है। यह कॉन्ट्रैक्ट अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो चुका है। चलिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब समझते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्वेस्टर को मौका देते हैं अपने क्रेडिट रिस्क को अदला बदली करने या अपने ट्रेड के बराबर एक ऑपोजिट ट्रेड खरीद या बेचने का। इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करते हैं। अगर यहाँ बोरोवर डिफॉल्ट नहीं करता तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, पर कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देगी। इस तरह से बैंक अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को दे सकती है यदि बोरोवर डिफॉल्ट होता है। मैंने रिस्क ट्रांसफर का मतलब और एग्जाम्पल अच्छे से समझाया है। ऐसे
और भी कई तरीके हैं जिससे रिस्क ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कि हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की केस स्टडी आपको बताऊंगा, उसके बाद इस कंसेप्ट का मतलब समझेंगे। एक एयरलाइन बिजनेस यूएस में था जो अपने पैसेंजर्स और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सर्विसेज देती थी। बाकी एयरलाइन से इनके टिकट्स कम दामों में मिल जाती थी। अभी जैसे हर सर्विस बिजनेस में कुछ रेवेन्यू का हिस्सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भरना पड़ता है, वैसे ही एयरलाइन के बिजनेस में कुछ रेवेन्यू का हिस्सा एम्प्लॉयज के सैलरी और जेट के फ्यूल कंजम्पशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भरना पड़ता है, जिसमें से फ्यूल कंजम्पशन के एक्सपेंसेस मार्केट क्रूड ऑयल पर निर्भर करती थी। अगर क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ जाता है तो फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर क्रूड ऑयल की डिमांड कम होती है तो फ्यूल के प्राइसेस भी कम हो जाएगी। 2007 में मार्केट में ये खबर आती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जिससे एयरलाइंस के आने वाले समय में रिस्क था। तो इस कंपनी ने अपने रिस्क को मैनेज कैसे किया, चलिए देखते हैं। इस बिजनेस ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से अपने फ्यूल प्राइसेस को हेज किया। 2007 में इस बिजनेस ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से फ्यूल के दाम फिक्स किए, जिससे फायदा ये हुआ कि आज के मार्केट को इग्नोर करते हुए उनको फ्यूल एक दाम में यानी कि $51 पर बैरल से मिलेगा। तो इस बिजनेस ने अनुमान लगा लिया था फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो यह बिजनेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्ग पोजीशन में थी। अगले साल 2008 में मार्केट में दाम थी $140 पर बैरल, जो इनने कम दाम $51 पर बैरल से वही फ्यूल खरीद लिया, जिससे इनका बहुत फायदा हुआ और अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर लिया। इस केस स्टडी का नाम है जेट फ्यूल रिस्क मैनेजमेंट एट साउथवेस्ट एयरलाइंस। अगर आपको ये केस स्टडी के बारे में और जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेशन। फाइनेंस की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट में पोटेंशियल रिस्क की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और रिस्क कम करने या रोकने के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने के अभ्यास को संदर्भित करता है। इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिस्कवरी। आसान भाषा में बायर्स और सेलर्स के बातचीत द्वारा मार्केट की कीमत निर्धारित की जाती है। चलिए प्राइस डिस्कवरी के कुछ पॉइंट समझने से पहले प्राइस डिस्कवरी का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फेयर प्राइस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, ताकि आगे के पॉइंट्स आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फेयर वैल्यू बायर और सेलर के आपसी सहमति से एसेट की कीमत तय की जाती है, ये मानते हुए कि दोनों पार्टीज को जानकारी है और इंडिपेंडेंटली लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसका एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है। यह ग्राफ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि फेयर वैल्यू कैसे निकलते हैं वो जानना है। अगर आपको इस टॉपिक पे और जानना है तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंस की बुक्स पढ़ के और अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड की आरो आप देख सकते हैं जो ऊपरी दिशा में जा रही है। इस पॉइंट पे बायर्स की एंट्री हुई है मार्केट में, इसीलिए डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो बाय ऑर्डर्स की टोटल वॉल्यूम और सेल ऑर्डर की टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा है। यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है प्राइस मूवमेंट पे कि सेलर्स को भरोसा नहीं है। ये मानकर चलते हैं कि उन्हें अपने रिसर्च और मार्केट के न्यूज़ के अनुमान से इस एसेट की कीमत ज़्यादा है। अगर सप्लाई ने एंट्री नहीं की तो एसेट की बाय ऑर्डर बढ़ जाएगी। इसीलिए इस ट्रेंड को बदलने के लिए
सप्लायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं इस रेक्टेंगल में। इस एरिया में सेलर्स अपने सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि मार्केट में बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर एक समान हो जाए। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एरो नीचे जा रही है, वो दिखाती है कि बाय और सेल ऑर्डर मैच हो रहे हैं। इस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स आपसी सहमति से एसेट की फेयर प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिटरमाइंस प्राइस डिस्कवरी। 4 फैक्टर से प्राइस डिस्कवरी निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहला सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड दो सबसे बड़े कारण हैं जो एसेट की कीमत निर्धारित करती है। सबसे पहला एग्जांपल, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर किसी एसेट की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो एसेट की कीमत बढ़ जाएगी और बायर्स उस एसेट को ज़्यादा कीमत से खरीद लेंगे क्योंकि मार्केट में उस एसेट की सप्लाई बहुत कम है। इस मार्केट में सेलर्स का मुनाफा होगा। सेकंड एग्जांपल, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अगर किसी एसेट की सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो एसेट की कीमत कम हो जाएगी और बायर्स उस एसेट को कम कीमत में खरीद लेगा क्योंकि मार्केट में उस एसेट के लिए डिमांड कम है। इस मार्केट में बायर्स का मुनाफा होगा। थर्ड एग्जांपल, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है तो एसेट की सही कीमत की जानकारी होती है। इसे मैंने फेयर वैल्यू के एग्जांपल कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी को हिंदी में अस्थिरता कहा जाता है। वॉलेटिलिटी मार्केट्स स्पेकुलेटर्स को अपॉर्चुनिटी है बड़े मुनाफे कमाने का। इस अपॉर्चुनिटी में उनका लॉस भी हो सकता है। जब मार्केट में ज़्यादा ही अस्थिर होता है तो कीमतों का आकलन करना और जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एसेट खरीदने या बेचने के लिए सही कीमत क्या है। थर्ड एग्जांपल, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए निर्धारित कर सकती है जिन पर यह खरीदने या बेचने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल, बायर्स और सेलर बैंक ऑफ इंग्लैंड या फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट या न्यूज़ की प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि वो सही अनुमान लगा के अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और भी नए एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनएससी, बीएससी के अनाउंसमेंट या न्यूज़ की प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि सही अनुमान लगा के अपने डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट मैकेनिज्म्स। प्राइस डिस्कवरी एसेट की करेंट या फ्यूचर इंट्रिंसिक वैल्यू निर्धारित करने में मदद करते हैं। सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये तो अलग टर्म्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी और मार्केट वैल्यू का मतलब है मार्केट कंपनी को कितना महत्व देता है या एसेट खरीदने के लिए कितना खर्चा होगा। अगर प्राइस मैकेनिज्म को एक सम अप या एक लाइन में कहा जाए तो बायर कितनी कीमत में खरीदने के लिए तैयार है और सेलर कितनी कीमत में बेचने के लिए तैयार है, इसे प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशनल एडवांटेजेस। चलिए सबसे पहले एक केस स्टडी देखते हैं। 1762 में स्थापित बेरिंग्स दुनिया के सबसे बड़े और सबसे स्थिर बैंकों में से एक था। निक लीसन बेरिंग्स बैंक के ट्रेडर थे जिसके कारण बेरिंग्स बैंक का अस्तित्व मिट गया क्योंकि लीसन रिस्की डेरिवेटिव्स पे अपना दाव लगा रहे थे। वो अकेले ट्रेडर थे जो सिंगापुर एक्सचेंज और निक्केई एक्सचेंज इंडेक्स दोनों के विकल्प पे बहुत बड़ा दाव लगा रहे थे। लीसन ने 1993 में बैंक के क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दी और बैंक को 10% प्रॉफिट्स कमा के दिया। लीसन के अंडर एक नया एम्प्लॉय था, उसने ट्रेडिंग करते समय बैंक का नुकसान कर दिया तो लीसन ने ये बात किसी को बताया नहीं बल्कि उस नुकसान को चुकाने के लिए क्लाइंट के ट्रेड पे स्पेकुलेट करने लगे। ट्रेडिंग के साथ ही ट्रेड के अकाउंट्स और सेटलमेंट्स भी देखते थे।
मार्केट में रिस्की पोजीशंस अपने पास रखने के कारण लॉस बढ़ने लगा, इसलिए उस लॉस को चुकाने के लिए एक फर्जी अकाउंट 888888 में एंट्री करते थे, जिनका लेन देन मार्केट के अस्तित्व में नहीं थे। 1995 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया, जिससे निकाय और शेयर मार्केट्स गिर गई। लीसन ने अपने पोजीशंस हैक करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब पता चला बेरिंग्स बैंक को 1.4 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का नुकसान हो चुका था। इसके बदले में आईएनजी ग्रुप ने बेरिंग्स बैंक को $1 में खरीद लिया। अगर इस केस स्टडी के बारे में और जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आगे ऑपरेशन एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। चलिए ऑपरेशन एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। 70 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ब्रोकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट के बिहाफ पे बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की डिमांड 2000 के बाद बढ़ गई। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहला, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड्स ऑटोमेटिकली मैच करती है और निर्धारित करती है ट्रेड्स मैचिंग की। इससे एरर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ट्रेडर्स को अपने पिछले ट्रेड हिस्ट्री की मदद से ट्रेड्स मैच करने का मौका देती है, ताकि आने वाले समय में ट्रेडर्स के अनुसार अपेक्षित मुनाफा कमा सके। सेकेंड पॉइंट, स्पीड। कंप्यूटर के स्पीड सेट रूल्स की वजह से ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट, कंफर्म और सेटल हो जाती है। 2000 से पहले ट्रेड सेटल T+5 डेज पे होती थी। आज के टाइम पे ट्रेड्स T+3 डेज पे सेटल हो जाता है। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एक विधि है जिसका उपयोग फाइनेंशियल कंपनी मैनुअल इंटरवेंशन के बिना लेन देन को गति देने के लिए किया जाता है। एसटीपी के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले, रिड्यूसेस एम्प्लॉय लेबर। एसटीपी से जानकारी कोई सिस्टम्स में भेजा जा सकता है, इसीलिए एम्प्लॉय का टाइम बच जाता है और उस समय का उपयोग दूसरे कामों में लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिमूव डेटा एंट्री एरर्स। जब जानकारी एक से दूसरे इंसानों के पास जाती है तो गलत डाटा आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। एसटीपी में जानकारी एक ही बार रिकॉर्ड होता है, इसलिए एरर्स होने के संभावना को पूरी तरह से निकाल देती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीजेस सेटलमेंट रिस्क। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी तब ट्रेड्स को सेटल होने में 10 या 15 दिन लग जाते थे, जिससे पार्टीज को यह डर था अगर आज पेमेंट दिया या लिया नहीं गया तो कल नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आज एसटीपी के वजह से ट्रेड्स T+3 डेज पे सेटल हो जाती है, जिससे रिस्क पहले से बहुत कम हो चुका है। डेटा शेयरिंग। एसटीपी जानकारी फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस को पहुंचाती है। पिछले केस स्टडी का एग्जांपल लिया जाए तो लीसन ट्रेडिंग का काम भी संभाल रहा था जो फ्रंट ऑफिस में था, और सेटलमेंट का भी काम संभाल रहा था जो बैक ऑफिस में था। इसीलिए बेरिंग्स बैंक का नुकसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट इफिशिएंसी। चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मार्केट इफिशिएंसी से तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक मार्केट प्राइसेस और उससे जुड़ी जानकारी को दर्शाता है। यदि मार्केट एफिशिएंट होते तो सभी जानकारी पहले से ही कीमतों में शामिल होती। इसलिए मार्केट में हारने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू सिक्योरिटीज उपलब्ध नहीं है। मार्केट एफिशिएंसी टर्म मार्केट एफिशिएंसी थ्योरी से जुड़ी है, जिससे इकोनॉमिस्ट यूजीन फार्मा द्वारा 1970 में एक पत्र से लिया गया है। हालांकि फार्मा ने खुद यह स्वीकार किया है कि
ये सब थोड़ा भ्रमिक हो सकता है क्योंकि किसी के पास इसका एविडेंस या प्रूफ नहीं था कि कैसे मार्केट एफिशिएंसी को डिफाइन या ठीक किया जाए। इन सब के बावजूद फार्मा को एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के लिए जाना जाता है। चलिए आगे इस थ्योरी को समझेंगे। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। मार्केट एफिशिएंसी के 3 डिग्री है, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला है वीक फॉर्म। वीक का मतलब ये है कि आने वाले समय की कीमतों की भविष्यवाणी के लिए पिछले प्राइस मूवमेंट्स का आप उपयोग नहीं कर सकते। अगर यदि ऐसा होता तो किसी भी जानकारी से संबंधित जो पिछले प्राइस मूवमेंट्स की जानकारी है वो पहले से ही करंट प्राइसेस में शामिल होती थी। इसलिए आने वाले समय की कीमत हम सिर्फ नई जानकारी उपलब्ध करने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। इस डेफिनेशन को मैं वापस रिपीट करूंगा। वीक का मतलब ये है कि आने वाले समय की कीमतों की भविष्यवाणी के लिए पिछले प्राइस मूवमेंट्स का आप उपयोग नहीं कर सकते। अगर यदि ऐसा होता तो किसी भी जानकारी से संबंधित जो पिछले प्राइस मूवमेंट्स की जानकारी है वो पहले से ही करेंट प्राइसेस में शामिल होती थी। इसीलिए आने वाले समय की कीमत हम सिर्फ नई जानकारी उपलब्ध करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये मानता है कि नई सार्वजनिक सूचनाओं को स्टॉक जल्दी एब्सॉर्ब करे ताकि इन्वेस्टर उस नई जानकारी पर लेन देन करके मार्केट का गलत फायदा नहीं उठा सके। वापस मैं रिपीट करूंगा। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये मानता है कि नई सार्वजनिक सूचनाओं को स्टॉक जल्दी एब्सॉर्ब करे ताकि इन्वेस्टर उस नई जानकारी पर लेन देन करके मार्केट का गलत फायदा नहीं उठा सके। इस कंसेप्ट का मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। जब तक कोई ट्रेडर न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ता है कि एप्पल की कंपनी एप्पल वॉच के लॉन्च की घोषणा की है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हाइपोथेसिस लगाता है कि ये जानकारी पहले से ही होगी एप्पल के शेयर की कीमतों में, जो किसी भी ट्रेडर के लिए अवसर लाभदायक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इस धारणा को देखते हुए कि शेयर की कीमतें सभी जानकारी सार्वजनिक और निजी को दर्शाती है, कोई भी इन्वेस्टर या कॉर्पोरेट इनसाइडर के सहित एवरेज इन्वेस्टर के ऊपर लाभ नहीं ले पाएगा। इस डेफिनेशन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इस धारणा को देखते हुए कि शेयर की कीमतें सभी जानकारी सार्वजनिक और निजी को दर्शाती है, कोई भी इन्वेस्टर कॉर्पोरेट इनसाइडर के सहित एवरेज इन्वेस्टर के ऊपर लाभ नहीं ले पाएगा। एक एग्जाम्पल से है, एप्पल कंपनी इस प्रकार की भविष्यवाणी करेगा, एप्पल वॉच की कैश फ्लो लॉन्च के पहले ही शेयर प्राइसेस की कीमतों में दिख जाएगा, जब केवल अंदरूनी सूत्रों का एक छोटा समूह इसके अस्तित्व उत्पाद के बारे में जानता है। कई इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी पे अपने व्यू पॉइंट्स दिए और सवाल भी उठाए। गिल्सन एंड क्रेकमैन ने इस थ्योरी के सवालों को 4 अलग ट्रेडिंग एक्टिविटीज से समझाया है। अगर आपको जाना है तो उस आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी एबीसी ये पब्लिकली ट्रेडेड टेक्नोलॉजी कंपनी है। एनवाईएसई में कंपनी खुद की एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो बाकी कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। यदि मार्केट्स कंपनी के लिए एफिशिएंट है तो न्यू प्रोडक्ट्स के रिलीज से कंपनी की शेयर प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पे 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, कंपनी एबीसी ऐसे वर्कर्स को काम देंगे जो अपने काम में बहुत एफिशिएंट है ताकि कंपनी उन्हें अच्छी सैलरी दे और उनके योगदान से ही कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट होगी। दूसरा कारण ये है कि कंपनी एबीसी अपना कैपिटल किराए पे लेगी और उन कैपिटल ओनर्स को किराया उतना ही देगी जितना कंपनी के कैपिटल से पैसा कमाया है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि यदि एनवाईसी एक एफिशिएंट मार्केट है तो कंपनी एबीसी की शेयर की कीमत कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दर्शाती है। इसलिए एनवाईएससी के सभी पार्टिसिपेंट्स यह अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी एबीसी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इस तरह कंपनी के शेयर की कीमत नहीं बदलता। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं
कि हमने इस लेक्चर से क्या क्या सीखा। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंस के कंसेप्ट के बारे में समझना है तो यहाँ आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि पॉइंट्स याद करने से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी। फाइनेंस के हर कंसेप्ट के पीछे एक कारण या उससे जुड़ी कुछ इतिहास है जिससे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सारे टॉपिक के प्रति गहरी समझ हो। इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स के कुछ एग्जांपल्स, केस स्टडीज और उनसे जुड़ी कुछ पुरानी बातें बताई है जो दूसरे यूट्यूब वीडियो पे शायद ही आपको मिलेगी। चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव्स के इतिहास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा। रिस्क एलोकेशन का मतलब फार्मर और फ्लोर प्रोडक्शन कंपनी के एग्जाम्पल से समझा। रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्रेडिट डेरिवेटिव के एग्जाम्पल से समझा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब साउथ वेस्ट एयरलाइन केस स्टडी से समझा। प्राइस डिस्कवरी का मतलब फेयर वैल्यू एग्जाम्पल और प्राइस डिस्कवरी के 4 फैक्टर से समझा। ऑपरेशनल एडवांटेजेस बेरिंग बैंक केस स्टडी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और एसटीपी के पॉइंट से समझा। मार्केट इफिशिएंसी का मतलब मार्केट इफिशिएंसी थ्योरी और एक एग्जाम्पल से समझा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन से फाइनेंस टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।